अब ट्रांसपोर्ट्स बस से अगर आप जाते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, तो मैं उन लोगों से भी मिलता हूँ, जो गाड़ी भाई ओवर स्पीड में उनसे फीडबैक लेता हूँ, बताता रहता हूँ और उस ड्राइवर को भी मैं हेलमेट देता हूँ। मैं बोलता हूँ, भैया सिर्फ बाइक वालों को बस माफ़ कर देना, ताकि आपसे टकराएँ, क्योंकि उनको एक हमारे परिवार की तरह भी मतलब वो चीज़ है। जैसे मैं हेलमेट ही आप समझ लीजिए, फ्लाइट में भी जाता हूँ, कहीं भी कार में भी हेलमेट लाके चलता हूँ, तो उनको बोलते हैं, पागल है, हर चीज़ें, वो तो कहते ही हैं, लेकिन वो अलग बात है कि मेरी लगता है कि हम पहली बार आपको चैनल पे हमें पूरा जन्म कुंडली ही देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से पैसे आते हैं, क्योंकि आज के इस महंगाई के जमाने में व्यक्ति चाहे कितना भी अधिक मतलब अब उनकी शिकायत ऊपर वाले से थी, आम लोगों से किसी से थी ही नहीं जिंदगी में। तो और पहुंचने के बाद वो ऐसा नहीं कि तुरंत डेथ हो जाती है, 8-10 दिन का एक अधिक सा बिल भी आता है, 10-15 लाख रुपए, और वो परिवार कर्जे में हो जाता है। लेकिन यही है कि गांव पे जाने तो हम भी ट्रैक्टर चलाते हैं, और कभी हेंगे पे चढ़ जाना, कभी सुबह मतलब गोबर ओबर भी देखता हूँ कि हाँ भाई देखिए गाय वही भी रहती हैं। नमस्ते। आप जब घर से निकलते हैं तो हेलमेट लेकर निकलते हैं, लेकिन उसी रास्तों पर हेलमेट पहनते होंगे जिस रास्तों पर पुलिस आपको रोकती होगी, चालान करती होगी। अक्सर आप जब घर से निकलते हैं तो ये कभी सोचकर हेलमेट नहीं पहनते हैं कि हमारी जान की रक्षा करेगा, हमारा जान बचाएगा। आप जब घर से निकलते हैं तो हेलमेट के लिए शायद आपके घर का कोई सदस्य कहे या ना कहे, लेकिन आश्चर्य तब हो जाएगा आपको जब आप देखेंगे कि रोड पर आपको कोई रोक रहा है, और रोक करके चालान नहीं कर रहा है, रोक करके आपको गाली नहीं दे रहा है, रोक करके डांट नहीं रहा है, बल्कि रोक करके प्यार से समझा रहा है कि हेलमेट पहनिए, हेलमेट का महत्व समझिए, और साथ ही साथ उसके बाद आपको हेलमेट भी एक दे रहा है। एक ऐसे सदस्य जो अभी तक लगभग 60,000 से अधिक हेलमेट बांट चुके हैं और लगातार बांट रहे हैं, उनको अब ये देश ही नहीं बल्कि विश्व हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जान चुका है। वो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में नोएडा में रहते हैं। हमारे साथ है राघवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया इसके लिए। धन्यवाद। आप इतने कम उम्र में इतना अच्छा बोल लेते हैं, रिपोर्टिंग आपका देख करके मैं खुद ही आश्चर्य हूँ। और बाकी अच्छा लग रहा है कि आप भी एक युवा हो करके, और आज युवाओं के लिए आप बात कर रहे हैं, और वो भी आपके चैनल पे। मैं ये सड़क सुरक्षा को लेकर के बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम प्रश्न पूछेंगे आपके बारे में। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज पड़े हैं, तो जी। हमको लग रहा है अधिक चीजें लोग जानते भी होंगे, और जो आपको सोशल मीडिया पर जरूर कोई ना कोई ऐसा वीडियो जरूर आप देखे होंगे, जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे वो भी कोई ना कोई वीडियो देखे ही होंगे, क्योंकि जी। आपकी तमाम सारी वीडियोज खूब वायरल होती हैं, खूब लोग स्टेटस लगाते हैं और खूब ज्यादा ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, क्योंकि आप अच्छे अच्छे संदेश देते हैं सड़क से संबंधित। लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके घर परिवार के बारे में, सदस्य के बारे में, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में, जरा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है, और मैं मूलतः बिहार से आता हूँ, कैमूर जिला। और मैं कोई रिच फैमिली से नहीं, एक जमींदार फैमिली से हूँ, और पापा भी मतलब किसानी वो चीज़ें करते हैं। और नोएडा में पढ़ाई करने के लिए 2009 में आया हुआ था। रोड सेफ्टी को लेकर के कभी ये नहीं माइंड में, या ना मेरा कोई आगे फ्यूचर के लिए कोई कैंपेन था कि ऐसा कुछ करूँगा, क्योंकि हर कोई जब घर से बाहर निकलता है अपने सपने लेकर के, दिल्ली जैसे जगहों पे किसी अच्छे संस्था में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करता है, ताकि अपने कामयाबी जो उसके सपने उसको पूरा कर सकें। तो वैसे ही निरंतर मैं जब दिल्ली गया था पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे अलग-अलग स्टेट के दोस्त थे। एक बिहार से ही जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था, वो मुझे वहाँ पे मेरे रूम पार्टनर के तौर पर जो मिला, और बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं लॉ कर रहा था, और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके अंदर जो जिज्ञासा थी हर चीज़ नॉलेज कैचिंग करने का, उसके अंदर बहुत बेटर था। और मैं भी लॉ करके अपना कुछ, हम लोग स्टार्टअप कुछ करने के लिए, तैयार करने के लिए थे। और बाकी जो अन्य चीज़ों में क्या चल रहा है, क्या-क्या इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट क्रैश का रिसर्च, उसके पास बहुत अच्छे-अच्छे एनालिसिस हुआ करते। तो मैं उस समय पढ़ाई के दौरान भी छोटी-मोटी कुछ कंपनियों में, एमएनसीज़ कंपनियों में मैं पार्ट टाइम भी वर्क कर लिया करता था। और बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि लोगों से सीखने का, जब मैं पढ़ाई भी करता था लोगों से बहुत कुछ सीखता था, क्योंकि आईटी के बारे में अलग-अलग डिफरेंट और अभी भी सीखता हूँ, जो कार्य करता रहता हूँ। लेकिन अधिकतर मैंने दोस्तों से सीखा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अगर आपके अच्छे ज़िंदगी में दोस्त मिलते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, और आपको सोचना भी चाहिए दूसरों के प्रति। तो मैं इसी सोच से लेकर मैं अपना धीरे-धीरे पढ़ाई भी कंप्लीट किया। और लेकिन जो मेरा दोस्त था, वो
कभी रोड सेफ्टी को लेकर के उतना नहीं था और ना ही कॉलेज के दौर में ऐसी कुछ बातें थी। लेकिन आगे ज़िंदगी में क्या मुझे हेलमेट मैन बनना पड़ेगा, वो भी एक अलग ही ट्रेजेडी है, जो कि जी। आप जानेंगे अभी खबर के माध्यम बहुत से। बहुत फास्ट तो फॉरवर्ड सर चल रहा है। हमें लग रहा है कि हमारे जो आगे के प्रश्न है वो भी आप समाप्त कर देंगे एक ही प्रश्न में। लेकिन मेरा जो जानने का लक्ष्य था इस प्रश्न के माध्यम से ये कि आप अपने परिवार में कौन सदस्य है, कहाँ के मूलतः रहने वाले हैं, कैसे घर से आते हैं, वो सब कुछ जानना था कि आप थोड़ा फैमिली के बारे में कौन कौन अच्छा, सदस्य है वो बताइए। देखिए मैं वैसे 4 भाई हूँ और 2 बहन, और बाकी सभी लोग फैमिली में एजुकेटेड थी कि माता-पिता ही पढ़े लिखे थे, लेकिन जो मदर है वो भी हाउसवाइफ सब कुछ थी, अब नहीं है इस दुनिया में। और बाकी फादर भी हमारे ग्रेजुएट थे। और बाकी हम सभी लोग मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बड़ा कुछ हम अपने परिवार का क्या बहुत करते कुछ। थे पिताजी आपके? पिताजी वही किसानी, आज भी ज़मीनें हैं, खेती होती है, अपना कर लेते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपने पिता से भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ कि 80 साल की भी उम्र में वो आज भी उन्हें लगता है कि बुढ़ापा है हमारे अंदर। वो मतलब जो भी सीज़नली जो खेती के कार्य होते हैं, धान, गेहूँ होना, उसमें बड़ा, और हम भी जाते हैं तो कभी हाथ बटाते हैं, लेकिन वो मना ही करते हैं कि तुम लोग अपना बाहर का देखो। और बचपन से भी, लेकिन यही है कि गाँव पे जाने तो हम भी ट्रैक्टर चलाते हैं और कभी हेंगे पे चढ़ जाना, कभी सुबह मतलब गोबर-वोबर भी देखता हूँ कि हाँ भाई देखिए गाय-वाय भी रहती हैं, वो भी साफ-वाफ कर देना। मतलब एक ज़मीनी स्तर पर जो होता है ना, जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ वही सब कुछ, और वही गाँव में हर किसी से गले लगना, गली में आज भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना। मतलब जब भी जाना लगता है कि गाँव में जाने के बाद बचपन ही आ जाता है। और बाकी तालाब में मछली-वछली मारना, अगर वो हम लोग भाई बचपन से वही खेल के वो चीज़ें बड़े हुए हैं, वो कर लेना। और बाकी कभी ट्रैक्टर टाली जो होती थी ऐसे उसके पीछे लटक जाना, वो कभी-कभी अभी भी मन करता है तो दौड़ के पकड़ लेता हूँ। गलियां जब में। खेतों में जब जाते हैं, क्योंकि जब हार्वेस्टर से जब धान-वान कटते हैं, तो अभी भी मेरे बहुत ऐसे देखेंगे, कभी-कभी हेलमेट पहन के ही चला जाता हूँ कि आँखों में डस्ट-वस्ट ना आए। तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा यहाँ भी आप हेलमेट का, अब तो ख़ैर हमेशा हेलमेट लगा के ही सब कुछ काम-वाम वर्क भी कहीं भी जाता हूँ कि हाँ भाई हेड सुरक्षित है, आदत बन चुकी है। जी। तो ये मेरा रहा है। और अभी भी मतलब लोगों को लगता है कि नाम जो मेरा आगे हेलमेट मैन या कुछ भी चीज़ है, लेकिन मैं सिंपल बड़ा अच्छा। और गाँव में अधिकतर मैं जब जाता हूँ तो आज भी धान के जब छोटे-छोटे या उस तरीके से गेहूँ के या अलग चने-वने के, मतलब इस तरह से जो खेत होते हैं हरियाली देख कर के, मैं अभी भी लेट जाता हूँ, मतलब वहाँ सो जाता हूँ। थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि भाई धरती से जुड़ा हुआ। और क्योंकि यहाँ शहरों में तो आप देखते हैं ग्रीनरी, आपको घास मिलती है, ग्रीन पार्क रहते हैं, ये चीज़ें जी। रहते हैं। लेकिन गाँव का आनंद कुछ अलग ही होता है। मतलब आज भी मेरी हमारे यहाँ लाठ बोलते हैं, ठेठ जी। भाषा में। लाठों के ऊपर बैठ कर के सोने पेड़ के नीचे, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो एक लगता है कि इस मिट्टी से जन्म लिए हैं और इस मिट्टी ने हमें पाल-पोस करके बड़ा दिया, खिलाया, और आगे जो चुनौतियाँ मिलेगी इस देश के लिए, भारत के लिए, तो वो हम ईमानदारी के साथ निभाएँगे। चाहे जो भी हमें आएगा सामने चैलेंजेस, उसको मैं पूरा करूँगा। यही सोच कर के लेकर के मैं जब अपना गाँव भी छोड़ा था, पढ़ाई करने के लिए बाहर निकला था, तो इसी शपथ के साथ निकला था और आज आपके सामने हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, नोएडा जैसे शहरों में रहने के बाद भी गाँव से इतना लगाव है, जुड़ाव है, ये बहुत बड़ी बात है। सर पढ़ाई-लिखाई के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपकी प्राथमिक पढ़ाई हुई है, फिर आगे जो ग्रेजुएशन वगैरह हुई है, वो सब जी। कहाँ से हुई है, ये सब बताइए? अब लगता है कि हम पहली बार आपके चैनल पे, हमें पूरा जन्म कुंडली ही देना पड़ेगा। सर एक्चुअली जो चीज़ें हाँ, मुझे नहीं हाँ। पता चल पाई वो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़ा आपसे अच्छा जानूँ। है, लोग वहाँ जानने की जो इच्छा रखते हैं। जी। देखिए मेरा जो गाँव सरकारी स्कूल 5वीं तक था, तो हमने 5वीं की पढ़ाई गाँव तक ही किया। फिर छठी क्लास दूसरे गाँव में स्कूल था, आज भी अब तो गाँव-गाँव तक विद्यालय पहुँच रहे हैं, उस समय पे नहीं था। तो 2 किलोमीटर पैदल जाकर के 3 किलोमीटर दूसरे गाँव में 8वीं तक पढ़ाई किया। फिर अब जैसे-जैसे क्लास बढ़ते थे वैसे-वैसा शहर बदलता था क्लास, अच्छा। तो गाँव-गाँव तक पढ़े। और फिर अब 9th-10th की पढ़ाई के लिए हम रामगढ़, जो हम अब थाना जहाँ होता है, वहाँ पे हाई स्कूल जाना पड़ा। वो 10 किलोमीटर दूरी, यानी कि 10वीं की पढ़ाई 10 किलोमीटर, वो साइकिल चला करके पैदल जाना, मतलब ये चीज़ें करना। तो वो एक आदत से बन चुका था, मतलब 10 किलोमीटर दूरी लगता था कि यूँ ही घर के पास में ही है, उस समय खेल-खेल में। और फिर जब आपको 10th की पढ़ाई, उसके बाद फिर बड़े कॉलेज के लिए मूव करना था, तो फिर वाराणसी में हमने फिर इंटरमीडिएट किया। तो वहाँ भी उस समय भी चैलेंजेस था कि हाँ, कैसे पढ़ाई वहाँ, क्योंकि शहर जब जाते हैं तो आपके खर्चे बहुत हो जाते हैं। और मैं 4 भाई 2 बहन, तो पिताजी के लिए बड़ा चैलेंजेस था। तो हम मंदिरों में भी रह करके शिक्षा ले लिए अपना, पढ़ाई करके। कभी शाम को घंटी भी बजा लिया करता था, आरती, द्वारिकाधीश मंदिर था, मैं वहीं रहा करता था। जी। और ये था कि हाँ भाई, ट्यूशन-व्यूशन पढ़ाना है, मंदिर में बहुत लोग आते थे दर्शन-वर्शन करने। तो अब पढ़ाई का लगन था, मतलब वो बहुत वो चीज़ें था।
तो लोगों को हाव-भाव बात से बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहता भाई ठीक है मैं पढ़ा दूँगा, मंदिर में बैठ के पढ़ोगे, अच्छा शिक्षा लोगे और हमें भी थोड़ा-सा झुकाव ईश्वर के प्रति वो चीज़ें ज़्यादा रहता था। क्योंकि जो बचपन से आप अपनी आइडेंटिटी है, जो जैसा होता क्या है कि आप बचपन से जो चीज़ों को दिखाया जाता है, आप उसी के लायक आप ऐसा सोच पाते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी जिस चीज़ में विश्वास जो घर परिवार से आप सीख रहे थे कि भैया आप गाँव से निकले हैं, निकल के अपनी आइडेंटिटी यहाँ तक पहुँचना है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं वाराणसी पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे नहीं जा पाते थे उनमें जी। से और हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक लगता था कि नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी और ऐसा लगता था कि ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी आने वाली है। और जब 12th करने के बाद थोड़ा-सा अच्छे मार्क्स तो फिर ये था कि अब आगे बड़ी पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन या अगर कुछ ऐसे करना हो तो फिर अदर सिटी जाना पड़ेगा। जी। तो उस समय बात चल रही थी पिताजी से कि भाई दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है तो थोड़ा-सा नर्वस वो भी हो गए कि इधर से ही कुछ कर लो। यहाँ बीएचयू में इंटरव्यू मतलब उसमें टेस्ट नहीं हो पाया था सिलेक्शन तो फिर लगा कि फिर कहीं और से लॉ वो करें। तो फिर मैं यहीं दिल्ली शहर में आ गया था, जो कि लॉयड लॉ कॉलेज में हमने दाखिला लिया था एडमिशन 2009 में। एलएलबी की। जी। मैं जानना चाहता हूँ बिहार जिले के रहने वाले हैं। बिहार के लोग कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी जमकर करते हैं। आपको लॉ में यानी कि वकालत वगैरह में कहाँ से रुचि जो जो आ गई कि एलएलबी किया जाए? बनारस से जब इंटर किए उसके बाद दिल्ली जाकर के एलएलबी क्यों किए? देखिए, अब एलएलबी का क्या होता था कि गाँव में बहुत लोगों को मतलब चीज़ों के बारे में ना अवेयरनेस जो अपने अधिकार के बारे में लोगों को नहीं मालूम रहता है कि हमारा क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं। इस चीज़ की मैं बहुत ख़ास कमी दिखाई दी। तो मुझे लगा कि एक लॉ ही है जो लोगों को पाथ दिखा सकता है, जो अधिकार और हमारे खानदान में भी कोई लॉयर नहीं था। गाँव में भी बहुत कम ऐसे कोई लॉयर को करना नहीं चाह रहा था क्योंकि हर कोई शॉर्टकट चाहता है कि हाँ, इस तरह से कर ले। लॉ में थोड़ा-सा स्ट्रगल लगता है लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने एजुकेशन से चाहता हूँ कुछ बदलाव करूँ और जिसका अधिकार जो नहीं है, आप किसी थाने, दफ्तर या लोग कानून का डर भय दिखा करके वो कुछ भी आपके साथ वो कर सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ मैंने पढ़ाई में अधिकतर जो मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, तो मुझे कहीं न कहीं कानून की जो कमी और भी प्रभावित भी किया लॉ हमें कि नहीं कानून एक अपने आप में आपको शक्ति देती है वो, कि जो आप सच्चाई लोगों के सामने रख सकते हैं और शायद आप आने वाले भारत के लिए बदलाव भी ला सकते हैं। तो इसलिए हमने सोच करके लॉ की पढ़ाई हमने ज़्यादा अपने भविष्य के लिए वो तय किया। अब सर आपकी मुख्य भूमिका में आएँगे जिस चीज़ के लिए आप देश नहीं बल्कि दुनिया में फ़ेमस है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। जी। क्यों आप हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बने और क्या कारण था हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने का? किस्सा ज़रा बताइए विस्तार से? एक्चुअली देखिए रोड एक्सीडेंट्स आज पूरी दुनिया में है लेकिन पूरी दुनिया में ने जब रोड एक्सीडेंट्स के पीछे एक्सरसाइज काम करना चालू किया गंभीरता से लेकर के, तो रोड एक्सीडेंट्स उनके यहाँ कम भी हो गए। लेकिन आज भारत में जितना ही बड़े-बड़े एक्सरसाइज गवर्नमेंट एजेंसियाँ कुछ भी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन मौत के आंकड़े और तेज़ी से रफ्तार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको कभी मैं गंभीरता से लेकर के सोचूँगा कुछ कर पाऊँगा। मैंने वकालत करने के बाद भी देख रहा था कि जो केसेस रोड एक्सीडेंट से कोर्ट कचहरी में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं मुझे। और मैं इसी दौरान जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो वहाँ बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स के जो मित्र आए हुए थे, उनमें से हमारा रूम पार्टनर था जो कृष्ण कुमार ठाकुर जिसका नाम था और उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है 2014 में इसी 28 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था और मैं उस समय किसी दूसरे सिटी में था। तो दोस्तों ने बताया कि आपके रूम पार्टनर जो कृष्ण था उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाइए। तो मैं अगले 5-6 घंटे में फ्लाइट लेके वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद फिर डॉक्टर-वॉक्टर से बात हुई तो पता चला कि 2-4 घंटे सड़क पर ही तड़प रहा था वो, कोई अस्पताल पहुँचाने वाला नहीं था। तो फिर अब हम लोगों ने कहा कि उस समय पैसे जो भी घर भी हमने उसके बता दिया था। उस समय डॉक्टर ने 4-5 लाख रुपए जो पैसे उसने डिमांड की तो हम लोगों ने दोस्तों ने इकट्ठा करके दे दिया था। हम लोगों को लगा कि वापस आ जाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचने में बात-वूत किया था, बताया कि कैसे मेरा हादसा हुआ, किसी गाड़ी ने उसे टक्कर दिया था। बोला ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा सही। लेकिन अब धीरे-धीरे जब वो वेंटिलेटर पे गया और चीज़ें फिर पैसे की डिमांड 18 से 19 लाख रुपए उसके फिर घर वाले दे रहे, तो ऐसा डर सा लगने लगा कि यार रोड ऐसा हुआ है, ऐसा ना हो कि मतलब जो कमांड मतलब अपने आप में कुछ था ही नहीं, अब सब कुछ दूसरे के भरोसे था, डॉक्टर के भरोसे ये सारा चीज़ होना और हॉस्पिटल का भी 19 लाख रुपए का बिल मैंने ये देखा कि जो माता-पिता उसके आए, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो 65 से 70 साल की उम्र में वो 19 लाख रुपए लेकर के आए, एक जुआ खेलने के लिए। उनके लिए जुआ था क्या कि हम अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए और 8-9 दिन मतलब हम लोगों का जो दूसरा ठिकाना था वो अस्पताल ही हो गया था कॉलेज के बाद और ये था कि हाँ, कभी भी ज़रूरत अस्पताल हम लोग छोड़ के कभी जाते ही नहीं थे इधर-उधर, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद, सबकी दुआओं के बावजूद भी नहीं बच पाया और
जो दोस्त वहीं पर उसकी शमशान घाट में चिता जल गई, और चिता जलने के बाद मैं गया भी नहीं, मतलब फिर उस जगह पर हिम्मत नहीं हुआ। उसके माता-पिता को भी उन्होंने कहा घर जाने के बाद कि आप आए नहीं, इंतज़ार करते रहे। तो एक था कि, और मतलब वो चीज़ें माइंड से जा नहीं रही थी। 2-3 महीने बाद फिर घर गया, और घर जाने के बाद मैं तो खुद 4 भाई, और ये कभी पहली दफ़ा देखा कि किसी माता-पिता अगर सिंगल चिराग है, तो अब उनके साथ क्या वो यादें हैं। अब उन्होंने 3 महीने से सोई नहीं थी, आप ये सोच लीजिए। जाने के बाद उस दिन हम लोग जो उनको पसंद था कृष्णा को खाना, या हम लोग खाना जो फ़ोन पे बताता था कि हम लोग खाते, वो खाना उन्होंने बनाया, खिलाया। और कृष्णा के फादर ने बताया कि आज पहली बार उसकी माँ के चेहरे पे मुस्कान आई है 3 महीने बाद, कि जो तुम आए हो, तुम्हें देखने के बाद उसको लग रहा है। तो फिर मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लगा इस क्रिटिकल कंडीशन में। और उन्होंने यही कहा कि अगर एक हेलमेट हो, हमें नहीं मालूम था कि ये हेलमेट भी ऐसी कुछ चीज़ है, तो मैं बचपन से ही उसको आदत दे देती। लेकिन बताओ, एक हेलमेट नहीं होने की वजह, जिसका नाम ही मैंने कृष्णा रखा था, भगवान ने उसे भी छीन लिया। और उनकी भगवान-वगवान में आप समझ सकते हैं कि कोई भी पूजा-वूजा, वो उनसे रुचि ही सब खत्म हो गई, अगरबत्ती भगवान जो से भी आज तक जलाना, नहीं हाँ, हुआ। हमेशा बहुत सारा वो चीज़ें। तब मैंने उस समय से प्रण लिया कि जो एक माँ के चेहरे पर पूरी दुनिया ही उजड़ गई, उन्होंने आम के बगीचे के पेड़ और सब कुछ कटवा दिया था, जो बाग में जो भी कृष्णा को पसंद था, सब कुछ, मतलब अब उनकी शिकायत ऊपर वाले से थी, आम लोगों से किसी से थी ही नहीं ज़िंदगी में। तो उनके दर्द को देख कर के लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ प्रयास, क्योंकि जिस परिवार में हादसे होते हैं ना, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और गूंगे के इतिहास ना आज तक दुनिया सुनी है, ना लोगों ने सुना है। तब मुझे लगा कि अपने दोस्त के मरने के बाद क्या मुझे गूंगा बन जाना चाहिए, या लड़ाई लड़ना चाहिए। तो मैंने उसी समय स्वीकार किया कि नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए लड़ूंगा। और वहीं से सफर हो गया कि मैं सड़कों पर अपने दोस्त की तरह, जो कोई भी बिना हेलमेट जाएगा उससे मैं हेलमेट बांटूंगा। उसके बाद से आपने हेलमेट बांटना शुरू कर दिया। जी। आप जब पढ़ाई पूरा किए और जब आप हेलमेट बांटना शुरू किए, तब से लेकर के तब के बीच में क्या करते थे? उस समय मैं लॉ की जब पढ़ाई कर रहा था, तो अलग-अलग एमएनसी कंपनियाँ बहुत सारे, जब दशहरा, दिवाली आते थे, तो बच्चे घर भाग जाते थे, एग्ज़ाम की छुट्टी होती थी। मैं कंपनियों का दरवाज़ा खटखटाया करता था, क्योंकि मुझे सीखने की कैपेसिटी, ललक तड़प ज़्यादा रहती थी। और हम लोगों ने, जैसे दोस्त था, तो पढ़ाई स्टार्टअप की बहुत सारा चीज़ें हम लोग बातें करते थे, उसमें प्रोजेक्ट भी वर्क करते थे। तो उसमें मैं उस समय एमएनसीज़ कंपनियों में अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम किया करता था। भले ही लॉ की पढ़ाई करता था, लेकिन आईटी कंपनियों से जुड़ा हुआ था मैं। उसके बाद जैसे ही मैं पढ़ा निकल, फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैं एसोसिएट हो गया। उसके साथ काम करने लगा। तो एक पैसा अच्छी खासा इनकम, मतलब घर भी हो गया था वहाँ पर ग्रेटर नोएडा के अंदर। अपनी पढ़ाई भी, अपनी फीस भी सब कुछ निकाल ले रहा था। अब ये है कि अब ये जब हादसे हो गए, तो कहीं न कहीं सारे स्टार्टअप्स ऐसा लग रहा था कि कूड़ा बनता जा रहा है, जो भी चीज़ें। बिटकॉइन का भी ट्रेंडिंग था उस समय। दोस्त की ही वजह से मैं बिटकॉइन पे इंटरेस्ट था, लगभग 14-15 मेरे पास बिटकॉइन भी हो गए थे। तो ये लगा कि नहीं, फिर कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, ख़ास यही था कि भाई हेलमेट की वज़ह से मेरा दोस्त मरा है, तो फिर मुझे हेलमेट बाँटना चाहिए। तो उस समय अच्छी खासी जॉब-वॉब थी, कोई दिक्कत नहीं था फाइनेंशियल, और मैं बड़ा अपने मज़े से, मतलब हेलमेट बाँटना शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद अब जोश तब बढ़ता है कि ऐसे तो पब्लिक आती थी, लेके चली जाती थी, कोई कहता है 1 दे दो, 2 दे दो, ऐसे लोग। लेकिन जब मेरे हेलमेट की वज़ह से जब किसी की ज़िंदगी बच गई, जो मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था, और दूसरे को हेलमेट देने से उनके परिवार, मतलब खुशी-खुशी वो चीज़ें रहे, जिसका कारण मैं बना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका इस तरीके से सराहना देना, वो चीज़ें करना, और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दोस्त मरने के बाद वो मुझे इस लायक, शायद ऊपर भगवान के जाने के बाद यही डेस्टिनी लिखी होगी कि भाई आप ही को ये पूरा बेड़ा उठाना है। तो उस समय से मुझे, आज भारत के 22 राज्य हो गए, जो घूम करके अभी 60,000 से अधिक जो हेलमेट बाँटा हूँ। और मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं 35 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूँ, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और मुझे लगता है कि ये जो हेलमेट मैं खरीद रहा था, तो यानी कि मैं भगवान से ज़िंदगी खरीद रहा हूँ। और मैं आज भी, मतलब जब हेलमेट खरीदे, जो कहीं भी जाना, बाँटना, तो ये सोचता हूँ कि मैं भगवान से ज़िंदगी छीनने के लिए, मैं अपने धरती पर इंसानों, अपने ही लोगों की ज़िंदगी बचा रहा हूँ, क्योंकि भारत के हर नागरिक को अपना मैं मित्र समझ करके उन्हें हेलमेट दे रहा हूँ। 60,000 हेलमेट, बहुत बड़ा अमाउंट लगा होगा उसे खरीदने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार आप खरीद लिए होंगे और बाँट दिए होंगे, लेकिन लंबे समय से बाँट रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कहाँ से जी। पैसे आते हैं? क्योंकि आज के इस महँगाई के ज़माने में व्यक्ति चाहे कितना भी अधिक कमा रहा है, उसके खुद के खर्चे नहीं जी। सिमट पा रहे हैं, इतने खर्चे हो जा रहे हैं कि खुद से नहीं बच रहा है, और आप 60,000 हेलमेट अभी तक बाँट चुके हैं। जी। कहाँ से सर पैसे आते हैं इसके लिए?
ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया मेरे मस्तक पर जो आप हेलमेट भी देख रहे हैं अभी भी, जी। ये दोस्त का ही निशानी है। जो आज लोग अपनी ज़िंदगी में वादे करते हैं, जिनके जीवित दोस्त हैं, वो कल भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज पिछले 9-10 साल से अपने वादे को नहीं भूला हूँ। अब क्या था कि अच्छा खासा मतलब कंपनी जो कि पैसे मैंने वो चीज़ें कमाए हुए थे, तो शुरुआती दौर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हेलमेट बाँटना, वो चीज़ें करना। लेकिन चैलेंजेस बढ़े आते आते जा रहे थे। ये बिल्कुल आप सही है भाई, बड़े शहरों का खर्च ही अलग है। तो धीरे-धीरे नौकरी बहुत बड़ा रुकावट आती थी। तो इस धुन के अंदर मैंने पहले तो नौकरी छोड़ी, फिर जो नौकरी से जमा पूँजी थी, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो गई। लेकिन हौसला जो था वो कई रफ्तार में बढ़ता गया, वो धीरे-धीरे। फिर बिटकॉइन था हमारे पास, हमने कहा चलो ठीक है भैया, ये बिटकॉइन क्या होगा? कभी-कभी ऐसे-ऐसे न्यूज़ आता था इंडिया में कि इल्लीगल माना जाएगा बिटकॉइन, और सब कुछ। तो धीरे-धीरे उस पर लग गया, क्योंकि वो दोस्त की ही वजह से हमने सजेशन खरीदा, तो वो धीरे-धीरे बिटकॉइन सेल करना चालू किया। वो अलग बात है कि कोविड काल में एक बिटकॉइन की कीमत 75 लाख रुपए गई थी, जी। उस समय मैंने बड़े सस्ते में निकाल दिए। तो वो रिसोर्सेज़ जितने भी हमारे फंड्स थे, अब फिर 2018 में हमारे पास घर था एक ग्रेटर नोएडा शहर में, लोग इसलिए हमें थोड़ा पागल भी समझते हैं। अब कौन ऐसे है कि भई ये चीज़ करने के लिए अपना घर भी मुझे बेचना पड़ेगा? तो ग्रेटर नोएडा का हमने वो चीज़ें, एक समय ऐसा वक़्त आया कि नहीं, जब कहीं से कुछ मदद, या हमने कभी वो चीज़ें गया ही नहीं, तो मैं एक पहले ऐसे इंसान उस धरती पर कि जो कि वो इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में कार्य करते-करते बहुत लोग अपनों की ज़िंदगी नहीं बचा पा रहे थे अस्पतालों में, और जो उनके घर के जेवर बेचने पड़ते थे, वो चीज़ें। लेकिन ज़िंदगी तो नहीं रही, जैसे मेरे दोस्त के भी माता-पिता ने अगर करोड़ रुपए लगाते, लेकिन ज़िंदगी वापस नहीं ला पाते, चाहे उनको घर ही क्यों ना बेचना पड़े। लेकिन मैं मुझे खुश हूँ, मेरा शायद इस चीज़ को पुरस्कार समझ लीजिए ज़िंदगी का, या बहुत बड़ा अवार्ड समझ लीजिए कि जो 35 लोगों की मैं ज़िंदगी अभी तक बचा पाया हूँ। तो घर भी चला गया, और शादी भी हुई थी, तो वाइफ़ भी, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे ही नेचर की आ जाएगी, वो भी हमसे इमोशनल होकर के उसने भी अपना ज्वेलरी-वोलरी तक, वो भी आज भी मुथूट फाइनेंस में नीलाम हो गया। कोई ऐसा आज तक इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं मिला कि हाँ, ये भी कहे कि आपका मुथूट फाइनेंस का जो ज्वेलरी है, बहुत लोग ऐसे बड़े-बड़े मंचों पे भी मिला कि हाँ भैया वो कर दे। तो कहने का मतलब सब कुछ समाप्त हो गया, अब थोड़ा बहुत जो जहाँ से एग्रीकल्चर से थोड़े से बहुत फ़ायदे होते हैं, अब हमारे हिस्से के कुछ आते हैं, तो उससे अभी थोड़ा-थोड़ा अपना सिलसिला आगे ये जारी है। कब तक सर ये कार्य करेंगे? देखिए, सड़कों पर तो हर दिन 500 लोगों की मौत हो रही है, घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, जी। और जब बेड़ा उठा लिए हैं, अब यही करना ही है। ज़िंदगी तो भर। दोस्त, हमें लगता है कि मेरा दोस्त जाने के बाद कहीं न कहीं ऊपर है, वो किसी न किसी को ऐसे मदद के रूप में, या कहीं न कहीं ज़रूर हमें ऐसे मंचों पर या कहीं ऐसे मदद के रूप में भेजेगा, जो कि हमारी रफ्तार रुकनी। और आज तक मैं कभी, जब खुद से अभी हार नहीं माना हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कब तक? पिछले 10 साल से मुझे एक सेकंड तक भी नहीं आई, मैं खुद को कभी रोया नहीं, मतलब पत्थर दिल की तरह वो चीज़ लड़ रहा हूँ। आप भी मेरे सामने युवा हैं, तो आप ये कहते हैं, एक लाइन कहूँगा, सुख चैन की ठंडी छाँव तले, मुश्किल है यार बसर मेरा। सुख चैन की ठंडी छाँव तले, मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ, पर्वत घर मेरा। वाह! रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुए है लश्कर मेरा। तो इस मोटिवेशन के साथ मैं सड़कों पर हमेशा अपनी लड़ाई जारी रखा हुआ हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत बढ़िया सर, आपके हौसले बहुत बड़े हैं। जी। और मैं आगे जानना चाहता हूँ कि सर एक खबर आई थी कुछ दिन पहले। खबर ये थी कि बच्चे अब हेलमेट लगाएंगे 4 साल से अधिक आयु के। मैं अक्सर देखता हूँ कि पहला चीज तो एक बाइक पर 2 लोगों के लिए है, बनाई गई है कि 2 पहिया पर 2 लोग बैठे और कोशिश करें कि दोनों लोग हेलमेट लगाएं। जी। लेकिन अक्सर देखते हैं कि लोग 2 लोग तो बैठते हैं, चालान से बचने के लिए एक व्यक्ति हेलमेट भी लगा लेता है, साथ में अपने 2-2 3-3 बच्चों को बैठा लेता है, वो बिना हेलमेट के होते हैं। कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है। तो क्या उस बच्चों की जिंदगी का परवाह कोई नहीं करता है? और आपकी उसमें क्या भूमिका रही है वो बताइए? देखिए, ये बड़ा आपका अच्छा प्रश्न है, और आए दिन भारत की सड़कों पर ऐसे तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन कोई चुप्पी नहीं तोड़ पाता है अपनी। इस चीज़ के लिए मैंने ये देखा कि मैं जिन्हें हेलमेट दे रहा हूँ, आज बहुत सारे पढ़े-लिखे युवा ही ट्रैफ़िक नियम को तोड़ रहे हैं। तो मैं उसके जड़ तक गया कि भाई ये चीज़ को बचपन से ही शुरुआत होना चाहिए। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई भी लड़ी, 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, और अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भारत के जितने भी स्कूल हैं, जहाँ पर झोले बैग दिए जा रहे हैं, बल्कि वहाँ से हेलमेट
भी देने की आदत दीजिए। अगर वो नहीं तो कम से कम आपके न्यूज़ के माध्यम से ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जूते-चप्पल पहनाना सिखा रहे हैं, तो बच्चों को हेलमेट भी सिखाएँ, क्योंकि ये बच्चे भविष्य के लिए एक मेंटर बन सकते हैं। आज के डेट में समाज में आप बल्कि बहुत सारे मंच है जहाँ बच्चे आते हैं अपनी भूमिका टीवी सीरियल पर आप देखते हैं वो कितने स्मार्ट होते हैं, अच्छी तरीके से बोलते भी हैं, अगर उनकी बात भी बहुत स्वीट लगती है। लेकिन बच्चों को बहुत ऐसे होते हैं, बच्चे खुद ही टोकते हैं पेरेंट्स को, पापा हेलमेट क्यों नहीं है? लेकिन उन बच्चों को मालूम नहीं कि उसके लिए भी हेलमेट लागू हो गया है। लेकिन जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, इस तरीके से मैं बच्चों को हेलमेट पहुँचाता हूँ, तो वो बच्चा खुद भी मतलब मोहल्ले में किसी को भी टोकने लगता है, उसके पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि सर आपने इसे हेलमेट दे दिया, ये खुद टोकना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं भारत के भविष्य के लिए मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में ये जब बच्चे जब आने वाले 10 साल बाद जब भारत की हमारी सड़कों पर होंगे, तो इनको ट्रैफिक पुलिस या हम जैसे लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद ही ट्रैफिक नियमों का पालन भी करेंगे। और आने वाले जिस तरीके से मैं कार्य कर रहा हूँ, बच्चों के ऊपर विशेष तौर पर जो हेलमेट अभी तक स्पेशली छोटे बच्चों के लिए मैंने 8 से 10 हज़ार जो हेलमेट अभी तक जो बाँटे हैं, तो वो बच्चे के जो फैमिली के साथ एक हेलमेट देना कि मतलब अभी किसी बड़े आदमी को हेलमेट देता हूँ तो सिर्फ़ उसी तक सीमित रह जाता है, लेकिन बच्चे को हेलमेट देता हूँ, तो उसका पूरा परिवार और मोहल्ला बहुत खुश होता है और कहीं न कहीं वो बच्चा एक मेंटर के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए बचपन से ही प्रयास कर रहा है और आए दिन मेरी लड़ाई अभी भी इसके ऊपर जारी है। जारी है। सर 10 साल का अभी तक का आपका सफर रहा हेलमेट बांटते हुए। जी। कोई एक ऐसा किस्सा हमें बताइए जब लगा हो कि यार इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी लोगों की तरफ से नेगेटिव प्रतिक्रिया आ रही है, नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए, कभी ना कभी ऐसा ऐसे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो किस्सा प्लीज हमें बताइए। हर दिन होता है सर, ये हर ऐसा दिन। नहीं हर दिन होता है। आज भी मतलब वो चीज़ है जैसे मैं हेलमेट ही आप समझ लीजिए फ्लाइट में भी जाता हूँ, कहीं भी कार में भी हेलमेट लाके चलता हूँ, तो उनको बोलते हैं पागल है, हर चीज़ें, वो तो कहते ही हैं, लेकिन वो अलग बात है कि मेरी कहानी में व्यक्तिगत जाने के बाद वो इंसान माफ़ी माँगता है। लेकिन हमें तो मालूम है ना, अब क्या है कि बहुत लोग अमीर हैं हमारे देश में, कुछ तो मिडल क्लास जानबूझ के बढ़ावा देते हैं, उनके स्टेटस देखेंगे, वो देखेंगे, उनके पास वो है नहीं भले ही, लेकिन अपने आप को शो ऑफ करते हैं। तो लोग जैसे शादी या कहीं भी वैसे जगहों पर लोग हेलमेट पहन के नहीं जाते, वो अलग दिन बात है कि अखबार में, पेपर में आ जाता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। ₹1 का लोग लिफ़ाफ़ा जेब में ले लेंगे शादी में देने के लिए, लेकिन ₹500 का लोग हेलमेट हाथ में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको वो फ़ीलिंग मैं वहाँ भी उन शादियों में भी हेलमेट पहन कर के जाता हूँ, कहीं भी इसलिए कि भाई आप अपनों को सोचिए और आप ये देखिए कि भगवान किसी न किसी रूप में आप जाके मंदिर में जा रहे हैं, जब वही हादसा हो जाता है, आप दुआ माँग रहे हैं, सब कुछ उनके पास हाथ जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान ने ही भेज रखा है, हमें लोगों के बीच जाने के लिए। और अभी भी बहुत सारे अलग-अलग स्टेट में जाते हैं जिस तरीके से हाँ भाई मैं बिहार से हूँ, तो बहुत कहते हैं वो बिहारी है, बिहारी आ गया, वो चीज़ें करने के लिए यहाँ भी लोगों को मतलब फ्री हेलमेट बाँटने के लिए सारा चीज़। लेकिन मेरा मानना है कि भाई भगवान ने ज़िंदगी आप मतलब ये ₹10 लोग मंदिर में चढ़ा करके वो लाखों रुपए की भगवान से उम्मीद लगा के रखते हैं, कि भाई मुझे भगवान जल्दी वो कर दो, वो कर दो। लेकिन वही जो दर्शन करने गए होते हैं मंदिर या मस्जिद कहीं बिना हेलमेट के जा रहे होते हैं, जो जो उनके साथ हादसा हो जाता है, फिर उनके ही परिवार वाले भगवान को कोसते रहते हैं। जैसे उनमें से हमारे मित्र के भी माता-पिता हैं। जी। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने हमें इस लायक जो कार्य के लिए चुना है, तो लोग कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो उनकी अपनी एक साइड है। मुझे जब चुन लिया है, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, भारत के लोगों की वो सब कुछ ज़िंदगी बचाने के लिए, तो मैं कभी परवाह ही नहीं करता हूँ। हेलमेट लगा रहे हो तो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है सामने वाला कौन क्या है और बस सिर्फ़ अपने लक्ष्य के ऊपर लगा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि जो मेरा मित्र है, वो हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा है। दुनिया को पैर खींचना है, चाहे कुछ भी करना है, कमेंट्स करना है, करते रहे। मैं अपने मिशन में जारी हूँ, यहाँ तक कि मैं कार भी चलाता हूँ, तो उसमें हेलमेट पहन के चलाता हूँ और जी। कार के पीछे एक जी। संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो मैं बस उन लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भैया आप भी हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए अगर पास फ़ोर व्हीलर तो चलाएँ और अपने परिवार वाले और अपने पड़ोसियों को भी बस जागरूक करें। बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। बहुत बढ़िया सर। सर घर से हम जैसे कि हमने बहुत शुरू में ही ज़िक्र किया कि घर से जब हम निकलते हैं तो हेलमेट उसी रास्ते पर अक्सर लोग पहनते हैं जिस रास्ते पर चालान होता है। जि अक्सर कहीं पास में जाना हो तो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, जानते हैं कि इधर पुलिस नहीं रहती है, इधर कोई चौराहा नहीं है, इधर कोई सीसीटीवी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा चालान नहीं कटेगा, बिना हेलमेट के लोग चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर चालान होता है वहाँ पर हेलमेट जाता है। तो आप बताइए कि हेलमेट पहनने के क्या फ़ायदे हैं चालान कटने के अलावा? चालान से बचने के अलावा क्या फ़ायदे हैं? देखिए, ऐसे लोग तो जो कर रहे हैं, जो आपने बात कहा बिल्कुल बात सही की, वो अपने खुद के साथ लोग धोखा कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि अगर आप हेलमेट जैसे मैं कह रहा हूँ नहीं पहनते इक्विपमेंट,
आज आपके गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखे हैं, अपने पास और भी न जाने और कितने सारे इंश्योरेंस होंगे आपकी लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आप जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, जब आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस वाला पैसा दे देगा आपको, तो उस समय आपके घर वाले पर वकील के पास मोटी फीस नहीं होती लड़ने के लिए। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बड़े-बड़े एडवोकेट अच्छी खासी मोटी दे करके अच्छे-अच्छे एडवोकेट्स हायर कर रखे हैं कि ताकि आम नागरिक को लात मार सकें। लात इन द सेंस कि वो चाहते ही नहीं कि आप हमसे पैसा लेकर के जाएँ। जब वहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं भाई इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उसका एडवोकेट का आपके व्यक्ति ने हेलमेट ही नहीं पहना था। अगर हेलमेट पहना होता तो एक तो वो दिक्कत आती है। इस तरह से फोर व्हीलर गाड़ियों में भी आप देखिए, लोग 40 लाख की कार खरीद रहे हैं, उसमें सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। तो भैया आप जब एक्सीडेंट टक्कर होगा तो वो तो एयर बैग तो खुलेगी ही नहीं। तो जाहिर सी बात है वो कंपनी वाला जब आपके कोई हादसा हो गया, आप जब मुआवजे के लिए जाएंगे, आर्थिक सहायता के लिए, तो आपको मिल नहीं पाएगा, तो आप उससे वो दूर हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि देखिए पुलिस तो वो तो चालान बात की, लेकिन आप खुद सेल्फ अगर अपने डिफेंस अगर अपनी खुद की नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, तो आपके मरने के बाद आपके परिवार वाले तो भीख ही तो मांगेंगे। तो ये जरूरी है कि कोई भी नियम बनाए गए हैं भगवान के माध्यम से या कुछ भी माध्यम से वो आपकी रक्षा के लिए। अगर आप फिर भी इतने कार्य करने के बाद खुद से नहीं अपने जिंदगी में बदलाव ला पा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत आँख खोल देने वाली बात आपने कह दिया कि अगर कोई इंश्योरेंस कराया है तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अक्सर ये लोग ध्यान भी नहीं देते क्योंकि हैं। मेरे पास सोशल जी। मीडिया पर ये आते हैं मौज कि आप सर ये ऐसे हो गया, वो नहीं मिल रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है? जब आप नहीं पहने तो उसमें मैं क्या लड़ाई लड़ूँ? वो लोग कहते हैं कि हमारी आवाज़ उठा दीजिए, ये मुआवजे की राशि नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, मैं चक्कर काट रहा हूँ। भैया चक्कर तो आप काटोगे ही। आप तो सिर्फ पुलिस को देख करके ना वो चीज़ें सब कुछ कर रहे थे। आपने जी। आए दिन पता किया नहीं। और सबसे बड़ी बात बेटा बना है कि हमारे समाज में कोई परिवार के साथ अगर हादसा होता है, तो उसके प्रति लोग मदद के लिए भी नहीं जाते हैं। मैं तो आज कई ऐसे पीड़ित परिवारों के पास जाता हूँ, ठीक है, जो उनका वो होना चाहिए, उनकी अलग-अलग चीज़ों से राय उठाता हूँ। जो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो मुआवजे की राशि ऐसे बनाई गई है रोड एक्सीडेंट में उनको दिलाने के लिए, बहुत लोग तो वो लोग भी नहीं आते हैं। तो मैं वही कहता हूँ, अगर वो अभी भी ट्रैफिक नियम को नहीं समझ रहे हैं, तो किसी मरे हुए पीड़ित परिवार के घर पे चले जाएँ, उनसे पूछ लें कि भई उनको क्या मिला? क्या अब क्या वो कैसा फ़ील कर रहे हैं? तो शायद अगले दिन से उनको किसी से पुलिस को देख करके आम किसी को नहीं, वो खुद से वो नियमों का पालन करने लगेंगे। ये हमें लगता है कि उनको बहुत जानने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पर। ज़रूरत है। सर अक्सर हमेशा हम आपको देखते हैं कि हेलमेट पहने रहते हैं, अभी भी आपके सर में हेलमेट दिख रहा है। इससे कोई आपको समस्या नहीं होती है? देखिए, हमें क्या समस्या, लोग कहते हैं, बहुत लोगों का ये अर्थ है कि हेलमेट लगाने से बाल झड़ जाते हैं। मैं जी। आपको लोग सोचते हैं कि शायद मैं ये गाँजा हो देख गया हूँ। लीजिए, ये दृश्य भी देखिए, आप में से बहुत कम ही तो लोग देखे होंगे बिना आप हेलमेट के। देख रहे हैं मस्तक पे बिल्कुल बाल है, सब कुछ है, पूरी तो बाल है। हाँ, और हमें लगता है दुनिया में मैं वैसा व्यक्ति हूँ जो सबसे ज़्यादा हेलमेट पहनने वाला हूँ। और मेरा ये रहता है कि आप अकेला अगर कोई चीज़ कार्य करते हैं ना, तो आप थक सकते हैं, आप रुक जाएँगे। लोग कहते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो ये हेलमेट एक तरीके से मैं सोचता हूँ कि जब मस्तक पर रहता है, देखिए मेरे साथ दोस्त विराजमान है, वो सारा चीज़ एक फाइटर बन करके, तो ये है तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं, यानी कि 1 और 1 मिलके 11 होते हैं, तो मुझे शक्तियाँ मिल जाती है कार्य करने की। तो इस वजह से मैं बिना परवाह किए ही सड़क हादसे के खिलाफ मैं लड़ता रहता हूँ। और आपके साथ जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का भी आई थिंक मैं सही जवाब देने में बिल्कुल, प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल। सर अभी आपने ज़िक्र किया गाँव का, बिहार का, और आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से भी आपका अच्छा खासा जुड़ाव है, लगाव है, ये बहुत अच्छी भी बात है। और आप रहते हैं नोएडा में, नोएडा जैसी महँगी सिटी में, जी। अच्छी सिटी है। गाँव में भी जुड़ाव है आपका, शहर में आप तो रहते ही रहते हैं, तो लेकिन शहर में क्या है कि देखा जाता है हेलमेट मैक्सिमम लोग पहनते हैं। उसके 2 कारण हैं, पहला तो चालान का और दूसरा कि ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोग होते हैं, तो इसलिए हेलमेट पहन लेते हैं। लेकिन जब आपने ज़िक्र किया अपने गाँव का, तो मुझे इतना भरोसा है कि आपके गाँव में 90% ऐसे लोग होंगे जो हेलमेट नहीं पहनते होंगे। और मैं सिर्फ़ आपके गाँव का या फिर बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोग हेलमेट बहुत कम प्रयोग करते हैं, लगभग-लगभग लोग ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई चालान नहीं कटता है और ना तो कोई पुलिस रोकती है वहाँ पर हेलमेट के लिए। लेकिन एक्सीडेंट तो वहाँ भी होते हैं, लोग तो वहाँ भी मरते हैं और वहाँ भी जान की कीमत उतना ही है जितना शहर में है। तो सर गाँव के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे और गाँव के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि वो भी हेलमेट लगाएँ? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि गाँव में जिस परिवार में जिन्होंने अपने को खोया, बहुत लोग तो हमारी तस्वीर भी लगा चुके हैं कि भैया हेलमेट नहीं होने की वजह से। और आपको यकीन मानिए, जो कोई नहीं पहनता है वो मेरा सोशल मीडिया पे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं भैया नहीं पहनते, एक बार इसके बारे में जान लीजिए।
कुछ अच्छे लोग भी व्यक्ति हैं जो एग्जाम्पल देते हैं उन्हें, और खासतौर मेरा एग्जाम्पल तब अधिक ज़्यादा जगह दिया जाता है जब किसी के परिवार में कोई डेथ हो जाती है, उसको लोग हौसला देने के लिए मतलब हमारे बारे में उसकी कहानी सुनाते हैं कि देखो ये भी ऐसे हो गया, तो व्यक्ति कार्य करता है। तो इसके लिए बुरा नहीं, क्योंकि जब लोग मेरे मुँह से सुनते हैं कि प्रतिदिन 500 लोग मर रहे हैं, घंटे का आंकड़ा बताता हूँ कि 19 लोग मर रहे हैं, उनमें से 6 लोग बिना हेलमेट के मर रहे होते हैं। तो परिवार वालों को थोड़ा-सा ये उम्मीदें होती है कि चलो आज हमारे परिवार के साथ जो हुआ है, ये बहुत विश्वव्यापी पर है और इस तरीके से हुआ है। तो वो कहीं न कहीं एक प्रयास करते हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए। और अब क्या है कि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आप जिस तरीके से इतने कम उम्र में आपने बखूबी इतने अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इतने हमें लग नहीं रहा है कि आप जैसे बड़े पत्रकार की तरह मतलब एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, आपकी उम्र से देख कर के नहीं फ़र्क लगेगा। और यही सब लोग सिंपल बातें लोग सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। तो अब क्या है कि डिजिटल दौर में वो वहाँ भी रह कर के वो उस चीज़ों को जान रहे हैं और अपने परिवार के प्रति अब हर कोई चिंतित हो गया है। पहले गाँव में आप शादियाँ होती थी, मैं आपको बता देना चाहूँ, तो गाँव में लोग होता क्या था कि वो सोचते ही नहीं थे, क्योंकि आपको चौकी, चादर, तोशक सारे लोगों का बारातियों का अरेंजमेंट करना हो तो आपको भाड़े पे कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गाँव से ही सब कुछ प्रेम मिलाप में आ जाता था। जी। लेकिन आज क्या हो गया है कि आजकल इंसान भी, रिश्ते भी भाड़े पे लाए जा रहे हैं। तो अब लोग ये समझ रहे हैं कि भैया कल को मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो कोई नहीं आने वाला है। इसलिए अपनी सुरक्षा अब स्वयं करनी है। तो बहुत लोग हैं कि जो अब धीरे-धीरे नियमों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में जब आप लड़ रहे होते हैं, ज़िंदगी फाइट कर रहे हो, तो कोई पैसे लेकर के नहीं जाता है। बस एक औपचारिक तौर पर जाता है कि हाँ भैया उनके साथ हादसा हुआ तो मैं मिल लूँ, हाल-चाल ले लूँ, बाकी और कुछ नहीं। उल्टे आपको चाय-पानी ही पिलाना पड़ते हैं, उल्टे आपको पैसा ही खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे डॉक्टर की फीस, रिश्तेदारों के मतलब इस तरह से ताम-झाम माँगे, हम क्यों झमेले में पड़े? उससे अच्छा है कि हम अब सड़कों पर यातायात नियमों का पालन कर लें। और आपके माध्यम से भी न्यूज़ से यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लापरवाह हैं, तो आप अपने परिवार वालों को हो सकता है कल को बुरे तरीके से आप फँसा सकते हैं, उसके कारण आप ही बन सकते हैं। बल्कि महिलाओं को भी अपने घर से बाहर लेके निकलें। कुछ वर्षों में महिलाओं की भी इतने ज़्यादा मौत हो रही है, अधिकतर रूरल क्षेत्र में, एरिया में, क्योंकि पहले देखिए बाइक सिंपल आती थी, अब बाइक स्टाइलिश आ गई है, पीछे जी। का सीट उठा हुआ रहता है। उनको ब्रेकर का मालूम नहीं है, जो राइडर होता है उसको, महिलाओं को तो नहीं मालूम हो, जैसे ही ब्रेकर पे बाइक का चक्का पिछला आता है, वो तुरंत उछड़ता है और हेलमेट नहीं पहनी रहती है महिला और तुरंत ट्रॉमा सेंटर में पहुँचती हैं। और पहुँचने के बाद वो ऐसा नहीं कि तुरंत डेथ हो जाती है, 8-10 दिन का एक अधिक सा बिल भी आता है, 10-15 लाख रुपए, और वो परिवार कर्ज़े में हो जाता है। फिर वो बच्चों को खाना कहाँ खिलाएँगे? मैं तो ऐसे बहुत सारे परिवार में देख रहा हूँ, कहाँ बच्चे आटा फाँक रहे हैं, चावल ऐसे था उनको कोई खिलाने वाला तक भी नहीं है घर बना करके। तो इन सब चीज़ों से अगर आप चाहते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ, आप उस चीज़ों को आप ध्यान से रखें और अपने खुद भी पालन करें और समाज को भी जागरूक करें, क्योंकि भारत में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है। सर, आपने जैसा कि कहा कि पीछे वाले लोगों ब्रेकर पर गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, 8 दिन भर्ती रहते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाए या फिर बच भी गए, तो हमको लग रहा है कि कई बार लोगों की शरीर काम की नहीं रह जाती है। ये लखनऊ में फिलहाल मैं देखता हूँ कि एक हेलमेट तो कंपल्सरी है आगे वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर कैंट एरिया है, बहुत बड़ी एरिया है। उसमें अगर आप जाएँगे तो 2 व्यक्ति अगर हैं बाइक पर, तो दोनों व्यक्ति को हेलमेट लगाना आवश्यक है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति पीछे वाला बैठा होता है, या तो वो ऐसा हेलमेट पहना होता है, जो हेलमेट हमको लग रहा है कि प्लास्टिक से भी कमज़ोर होती है। उसमें अगर एक बार हाथ से कोई मार दे तो वो टूट जाएगा। और ऐसे बाहर में भी कई बार देखा जाता है कि लोग हेलमेट तो खरीदते हैं, लेकिन ना तो उसकी कोई अच्छी कंपनी होती है और ना तो वो आईएसआई मार्क का होता है, या फिर वो ऐसी कमज़ोर कंपनी होती है क्वालिटी का कि उसका उपयोग करना भी हमको लग रहा है कि घातक ही साबित होगा। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जो पैसे बचाने के लिए, वो भी कुछ पैसे बचाने के लिए हुँ। सस्ती हेलमेट खरीद लेते हैं, लोकल हेलमेट खरीद लेते हैं, कमज़ोर हेलमेट खरीद लेते हैं, उनके लिए? देखिए, वो तो सस्ते हेलमेट जो ले रहे हैं, कल उनको महँगे डॉक्टर ढूँढने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इसके लिए कानून भी है हमारे देश जी। में। गलत मैन्युफैक्चरिंग हेलमेट करने वाले के ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना है और बेचने वाले के पास 2 लाख रुपए। तो जो हमारे इंडिया में बहुत लोग बेरोज़गार हैं, तो वो चाहें तो न्यूज़ कैमरा वीडियो के माध्यम से अगर वैसे हेलमेट कहीं मिल रहे हैं, तो उनकी वीडियो बनाएँ, बल्कि सरकार को टैग करें, नज़दीकी थाना में जाकर केस भी करें। शायद उनको लिए अपॉर्च्युनिटी भी है कि उनको भी कुछ योगदान दिया जाए। और होना चाहिए, एक तो इस चीज़ों के ऊपर खुद भी लड़ाई लड़े। और जब तक हमारे देश के युवा अगर ये सुन रहे हैं, लखनऊ वाले बहुत स्मार्ट हैं वो चीज़ें, अगर इस चीज़ की ऐसी पहल करते हैं, तो लखनऊ के ही लोगों की आम जनमानस की सुरक्षा बढ़ेगी। और बाकी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि पिछले कई वर्षों में महिलाओं के सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं, अधिकतर पिलर राइडर्स की हो रही है, मौत के आंकड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप ट्रॉमा सेंटर जाएँगे, तो वहाँ लोगों को महँगे डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर की तलाश है, और हमारे देश में आज भी
बहुत सारे डॉक्टर की कमी है, आपको 6-6 महीना, आप सोचिए दिल्ली जैसे शहरों में आपको किसी भी एम्स में आपको 6 महीने से पहले ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट समय ही नहीं मिल पाएगा, आपके साथ अगर कुछ हादसा हो गया। तो वहाँ तो आप कितना हो भी पैसा लगा लेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अच्छे हेलमेट का चुनाव कर लें, अपने ज़िंदगी के साथ ना करें। हमें लगता है कि ये मुद्दा है। अगर आपको लगता है कि मुझे हेलमेट पहनना ही नहीं है, तो सिर्फ़ 1 हफ्ता सिर्फ़ ट्रॉमा सेंटर टू सेंटर घूम लें, ऐसे ही पिकनिक के तौर पर। हमें नहीं लगता है कि ज़िंदगी में आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, बल्कि आप हमेशा आप मेरी ही तरह कार्य भी करने लगेंगे। सर, हेलमेट ना पहनने से जान जाती है, लेकिन हेलमेट के अलावा जो लोग फोर व्हीलर से चलते हैं, उनकी सीट बेल्ट न लगाने के कारण जान चली जाती है, या फिर कई अन्य गाड़ी चलाते समय चीजों को न ध्यान रखते हुए जान चली जाती है। तो आप क्या उन लोगों के लिए भी जागरूक उनको भी करते हैं, जो हेलमेट के अलावा जो चीजें होती है, जैसे कि सीट बेल्ट न लगाना फोर व्हीलर चलाते समय, या फिर कोई अन्य चीज, उसके लिए भी आप जागरूक करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के लिए जागरूक करते हैं? नहीं, 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 मैं सभी चीज़ों के लिए, आप ट्रांसपोर्ट्स बस से अगर आप जाते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, तो मैं उन लोगों से भी मिलता हूँ, जो गाड़ी भाई ओवर स्पीड में, उनसे फीडबैक लेता हूँ, बताता रहता हूँ। और उस ड्राइवर को भी मैं हेलमेट देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भैया सिर्फ़ बाइक वालों को बस माफ़ कर देना, ताकि आपसे टकराएँ, क्योंकि वो उनको एक हमारे परिवार की तरह है। क्योंकि आप भी बस छोड़ने के बाद फिर बाइक पे ही आते होंगे, आपके पास भी कार नहीं है, कार होती तो आप शायद इस बस की आप उस पे ड्राइविंग सीट पर नहीं होते। तो बड़ा अच्छा उसको बोलता है कि हाँ सर, ऐसे हादसे हुए हैं, क्योंकि इस तरह से पैसेंजर उतरते हैं, चढ़ते हैं, मेरा भी दिमाग खराब होता है, मैं कभी रोड सेफ्टी पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। लेकिन आपने आकर के ऐसे जो बताया, जो हालात आपके बारे में जाना, तो मुझे लगता है कि कोई भगवान ही आकर के ऐसे बता रहे हैं बातें। और मैं ऐसे चीज़ों को हर दिन देखता हूँ सड़क पर वो चीज़ें, मैं उससे बोलता हूँ भाई रक्त के निशान, बोला बिल्कुल, मेरी रात को बस भी नीचे चमकती है तो मैं वो देखता हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है, वो चीज़ें कहीं न कहीं मेरे सन से। तो वो भी समझते हैं, जो रॉन्ग साइड चल रहे होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया रॉन्ग साइड आप चल रहे हो, भले ही 50 की स्पीड में, लेकिन अगले वाला तो 100 की स्पीड में ही आ रहा है ना, तो आपकी गाड़ी की टक्कर होगी 150 की स्पीड में, तो फिर आप रॉन्ग साइड में, आप दूसरों के लिए खुद ज़िम्मेदार हो जा रहे हैं मौत का। आप तो जाओगे ही जाओगे, कल उसे भी फँसा के जाओगे आप। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और गाड़ी मेंटेनेंस का बहुत, आप जैसे मेंटेनेंस अगर गाड़ी का रख-रखाव, आप सब कुछ साइंस के ऊपर टिका हुआ है। तो आपके गाड़ी का टायर जो नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा-सा ये लोग स्टडी करें। आप फॉरेन में जैसे कोई व्यक्ति अगर वहाँ का होता है, एक साइकिल भी चलाता है, तो वो हेलमेट पहन कर के ही चलाता है। भले उसकी 70 साल एज हो, अगर उसको पता है कि ये एरिया बर्फबारी, ठंड मतलब ठंड की जगह है, डॉक्टर नहीं भी आएँगे, तो वो पूरी मेडिसिन का नॉलेज रखता है। तो उसी तरीके से गाड़ी के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज रखें कि हमें किस जगह पर क्या तकनीकी खराब हो सकती है, तब उस जगह पे ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। और हमें लगता है कि आज डिजिटल, आज के सबके हाथों में मोबाइल-वोबाइल सब कुछ, यूट्यूब पे सारी जानकारियाँ हैं। आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा में क्या-क्या परेशानियाँ, दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, तो कोई भी चालक हो सकता है, स्टडी कर सकता है। और हमें लगता है कि उन चीज़ों से सीख करके वो कुछ अपने हमेशा परिवार के लिए जो यात्रा और खुद के लिए बेहतर बना सकता है। बहुत बढ़िया सर। सर, अब यहाँ पर हमारे प्रश्न तो समाप्त हुए, लेकिन कुछ लोग और आपसे प्रश्न किए हैं, उनका मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे दीजिए। सुधांशु अवधवंशी जी पूछना चाहते हैं, बेहद ही सराहनीय कार्य सर जी। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके इस कार्य की प्रेरणा क्या है? क्या ऐसी घटना हुई, या फिर क्या उद्देश्य आपके मन में है इस कार्य को लेकर के, जैसा कि हमें लग रहा है आप जिक्र कर चुके हैं? जी, सुधांशु जी जो जहाँ भी ऐसे कर रहे हैं, वो मैं उनको अपना मित्र समझ रहा हूँ। बस मैंने अपने मित्र खोया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र की तरह उनके मित्र ना खोएँ। बस प्रेरणा यही है कि मैं एक दोस्ती को, मतलब इस अपने जीवन में एक मैसेज क्या होता है उसको बरकरार करके, मतलब पृथ्वी पर देकर जाना चाहता हूँ। और रीज़न ये है कि हम जिस धरती पर हैं, आज से 1000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरते थे। आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मर रहे हैं। कोई अपने पति को खो रहा है, तो कोई अपने भाई को खो रहा है, कोई अपने दोस्त को खो रहा है, ना जाने कितने रिश्तों को खो रहा है। तो मैं हर किसी के रिश्तों को बचाने के लिए, संदेश देने के लिए, हमें लगता है कि इस युग में ये लड़ाई लड़ने का जो हमने अपना रास्ता चुना है, तो एक युद्ध स्तर पे जो चुना हुआ, ताकि ऐसे युवाओं को, इनसे भी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप भी बल्कि हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बने। अगला प्रश्न मैं LUMBA यानी लखनऊ विश्वविद्यालय का MBA डिपार्टमेंट से ये प्रश्न है, आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। आप इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए कि भाई वो चुप्पी तोड़ें आप। कम से कम बहुत लोग ऐसे, समस्याएँ हर किसी को सड़कों पर दिखाई दे रही है। हमारा पता है कि भाई सरकार, सिस्टम हर कुछ फ़ेल हो जा रहा है, लेकिन आम जनता तो फ़ेल तो नहीं है ना। तो वो अगले दिन से जब उसको मालूम है कि ये सारी समस्याएँ हमारे ही लापरवाहियों की वजह से हो रही है, तो हम सबको तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मोहल्ले, गली में, अगर ये मेरा अपना परिवार है, कल की मौत होगी तो हम किसी के भी पास जाएँगे,
खाना भी हमें बुलाने पे जाएगा तो जाना पड़ेगा, तो किस हक से खाएंगे हम खाना और क्यों वो चीजें खाएंगे? उससे अच्छा था कि कल हम मरेंगे तो शमशान घाट में यही लोग हमें आकर के लेकर के जाएंगे। तो ये जरूर तय करना चाहिए कि आखिर क्यों हम इनके कंधे पर होके जा रहे हैं, क्योंकि मरते वक्त कोई इसका कौन कंधा देने आएगा। अगर ये समझ करके अगर उनके लिए शायद जागरूकता का थोड़ा सा स्टेप अगर वो कार्य करेंगे, तो उनके ही मोहल्ले के लोग जागरूक भी बनेंगे और शायद हादसे भी रुक जाएंगे। रुक जाएंगे। सिद्धार्थ कुमार जी पूछना चाहते हैं, ये सोच कैसे दिमाग में आई सर कि ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में? मतलब आपके हेलमेट के बारे में वो जानना चाहते हैं कि हेलमेट आपके दिमाग में क्यों आया? जैसे कि अक्सर बहुत सारे लोग हैं जिनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है किसी न किसी कारण से, लेकिन ऐसा कोई कदम हमको नहीं लग रहा है कि उठाता है कि हेलमेट बांटना शुरू कर दूंगा। तो आपका आपके बारे में वो जानना चाहते हैं कि हेलमेट आपके दिमाग में कैसे आया? अब हेलमेट ये है कि अगर दोस्त अगर मेरा सब कुछ गया, मुझे लड़ा कि मुझे गूंगा मैं नहीं रह सकता हूँ और मैं एक लड़ाई लड़ूंगा, वो स्वीकार किया हूँ। और मेरा यही मानना है कि जो उनका प्रश्न है, जो भी चीजें उनको आई थिंक मेरे इंटरव्यू को देखने के बाद उनको जवाब मिल भी गया जी होगा, जी। तो शायद कुछ वो भी कल को खुद भी बाइक चलाएंगे तो आई थिंक वो हमेशा हेलमेट पहन के ही चलाएंगे। अगला और आखिरी प्रश्न पढ़ाई का सफर नाम से आया है। सबसे पहले आपके इस महान कार्य के लिए आपका अभिनंदन। आपको ये कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली और अभी कितना लक्ष्य है? देश की यूथ जनरेशन जो हेलमेट पहनने से बचते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? अभी कि मैंने हेयर स्टाइल का दिखाई दिया कि यूथ जनरेशन को ये हेयर स्टाइल, बाल नहीं खराब होते हैं, बाल हमेशा हैं। बल्कि आपको एक स्मार्ट रोड यूजर बनना है और आप हमेशा फॉरेन में जब नौकरी मिलेगी तो आप सबसे पहले भागेंगे, अच्छी आपको वो मोटिवेट करती है। तो वहां जाएंगे तो वहां लोग आम साइकिल पर भी, बुजुर्ग लोग साइकिल पर हेलमेट पहन के ही चलते हैं, क्योंकि उनको अपने लाइफ की फिक्र है। तो हमारे हिंदुस्तान में जान इतनी सस्ती हो गई कि लोग, इतने लोग मर रहे हैं बड़े स्केल पर बिना किसी युद्ध के, यहाँ फिर भी 1.4 बिलियन लोग बेपरवाह है। अगर आपको भारत की चिंता या मेरी चिंता अगर कुछ आपको लग रही है, तो बल्कि आप भी इस अभियान का एक हिस्सा बने, ताकि इस वक्त पर किसी ने हमारे देश को आजाद कराया, वो लोग फांसी पर चढ़ गए हमारे देश के लोगों के लिए, तो हमारे वक्त पर हमारा देश गुलाम नहीं मिला, बल्कि आजाद भारत को हम किस तरह से खुशहाल भारत बनाए, उसके लिए मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने पूछा है लक्ष्य क्या है आपके? लक्ष्य यही है कि अब भारत में आज मैं 60,000 कल करोड़ों लोगों तक मैं, मतलब भारत के हर व्यक्ति तक, जिस दिन मैं हेलमेट पहनते हुए सबको घर से निकलते हुए देख लूंगा कि नहीं हर कोई पहनने लगा, बस लक्ष्य यही कि मेरा मिशन पूरा हो गया। जैसे कि अभी तक आपने 60,000 हेलमेट बांट दिए हैं, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा कुछ लक्ष्य बनाया है क्या कि बांट देना है 5 लाख या दस नहीं, लाख ऐसा मैं कुछ? भारत के हर स्कूलों में हेलमेट बैंक खोलना चाह रहा हूँ। अच्छा। और ये मैं हेलमेट बैंक खोल के हूँ जहाँ से कि आसान से किसी को हेलमेट दुकान तक ना जाना पड़े, वो ना जाना पड़े, बल्कि अपना आई कार्ड दिखा करके हेलमेट, क्योंकि वो जीवन है, वो मैं हेलमेट बैंक खोलना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे हेलमेट बैंक पे, जो गुड समरिटन का जो कानून है, जो आज भी लोगों को नहीं पता होता है, किसी घायल अस्पताल को नहीं, बल्कि उस हेलमेट बैंक का आप फॉर्म लें, भरें, ताकि आपको केंद्र सरकार द्वारा जो 5,000 की राशि है वो भी मिले, आपको एक हीरो का सम्मान मिले। और बाकी इस तरीके से अगर आपको सड़क संबंधित कुछ शिकायतें हैं तो सरकार के पास ना लेकर के जाएं, बल्कि ऐसे स्कूल कॉलेज जहाँ हेलमेट बैंक है उस जगह पर दें, ताकि आपकी आवाज और आपके माध्यम से भारत की उन कमियों को, तमाम कमियों को दूर किया जा सके। दूर किया जा सके। इसी के साथ प्रश्न की सिलसिला यहाँ पर समाप्त हुआ, और अगर किसी का प्रश्न रह गया हो तो उससे हम क्षमा चाहते हैं। आप देख रहे थे राघवेंद्र कुमार जी को, जो कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर हैं। अक्सर आप इनके वायरल वीडियोस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखते होंगे और ये सोचते होंगे कि आखिरकार ये फ्री हेलमेट क्यों बांटते हैं। तो आज उन सभी प्रश्नों के आपके जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपने सर हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं चाहूंगा कि आप पूरे जीवन एक नेक कार्य करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा तो मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे इतने देर से आपको सब कुछ दिखा रहे थे विवेक गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।